अब हम लोग भूतापीय ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? तो जो भौमिकीय परिवर्तन होता है, यानी जो भौमिकीय परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, जो भूपर पट्टी के गहराई पर तप क्षेत्रों में पिघली चट्टानें वो ऊपर की ओर आ जाती है, यानी धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो भूपर पट्टी के नीचे जो पिघली हुई चट्टान है वो ऊपर आ जाती है। अब और ये कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है, इनको हम लोग तप्त स्थल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? तप्त स्थल। जिस जगह पे जाके ये एकत्रित हो गया, ये जो चट्टान है वो भौमिकीय परिवर्तन के कारण जिस जगह पे जाके एकत्रित हो गया, धरती के भूपर पट्टी पे धरती के उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। अब जब क्या होगा कि जब भूमिगत जल है इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा? भाप उत्पन्न होगा, क्योंकि ये तो तप्त स्थल है, यह बहुत गर्म जगह है ये धरती के अंदर का। अब जब जल जो धरती के नीचे का जल है इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा? भाप उत्पन्न होगा। भूमिगत जल यानी कि वो धरती के नीचे का जल है, इन तप्त स्थलों के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? भाप उत्पन्न होगा। भाप उत्पन्न होगा। अब क्या होता है कि कभी 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 इस तप्त जल को पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए मार्ग मिल जाता है। ये जो तप्त जल है उसको धरती से निकलने के लिए खुद मार्ग मिल जाता है। तो इस निकास के मार्गों को हम लोग गर्म चश्मा या उष्ण उष्ण स्रोत कहते हैं। यानी जो तप्त जल है, जो तप्त स्थल के संपर्क में है, उसको अगर निकास मार्ग मिल गया तो इस निकास मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? गर्म चश्मा कहते हैं या उष्ण स्रोत कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो भाप है वो चट्टानों के बीच में फंस जाता है और इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तो ये निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह भाप है चट्टानों में फंस जाता है और यहाँ इसका दाब क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? तप्त स्थल पे पाइप डालकर इस भाप को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तप्त स्थल पे पाइप डालकर इस भाप को हम लोग निकाल लेते हैं। और चूंकि दाब अधिक होता है, यह भाप क्या करता है? टरबाइन को घुमाने में सक्षम होता है, जिससे हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये जो तप्त स्थल है इसको अगर निकास का मार्ग नहीं मिलेगा, कोई पत्थरों के बीच में फंस गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दाब अधिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग पाइप डालकर निकालते हैं और अधिक और अधिक दाब और दाब इसका होने के कारण ये विद्युत जनित्र, मतलब ये टरबाइन को है ये घुमाने में सक्षम है, जिससे हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन में लागत अधिक नहीं है, यानी कि इसके लिए जो संयंत्र चाहिए, इसके लिए जो मशीन चाहिए, जो कल पुर्जे चाहिए, उसका लागत कम है। परंतु बहुत कम ऐसा जगह है जहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत कम जगह है जहां पे ऐसा उपयोग कर सकते हैं, और इतना व्यवहार में और ये दैनिक जीवन में उतना उपयोग नहीं हो पाता है। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मतलब है भूतापीय यानी कि जो विद्युत संयंत्र है काम कर रहा है। अब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय अभिखंडन प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भारी धातु, जैसे कि यूरेनियम, किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को हम लोग क्या करते हैं? निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं और उसको हल्के नाभिकों में हम लोग तोड़ देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भारी परमाणु के नाभिक को, कोई भी एटम है जो भारी परमाणु यानी कि भारी हैवी एटम, उसका
जो भी भारी परमाणु है उसके नाभिक को, यूरेनियम हो गया, जैसे कि यूरेनियम उदाहरण के लिए यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, इसको कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करा के इसको क्या करते हैं, हल्का नाभिक में तोड़ देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो विशाल ऊर्जा मुक्त करती है, इसी से हमें नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। और यह प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन का। और यह तब होता है जब मूल नाभिक का जो द्रव्यमान है उससे जो व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों से, यानी कि जो और जो नाभिक निकला उसके द्रव्यमानों से, उसके द्रव्यमानों के योग से अधिक होगा। जो मूल नाभिक का जो द्रव्यमान होगा और उसके विखंडन के बाद जो अन्य नाभिक निकलेगा उसका जो उस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा उसके योग से जो मूल नाभिक का द्रव्यमान अधिक होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है, उदाहरण के लिए यूरेनियम के परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन के उत्पन्न ऊर्जा से 1 करोड़ गुना अधिक होती है। तो भारी धातु लेने के पीछे की वजह यह है कि जो भारी धातु है उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो अगर किसी हल्के धातु की तुलना में वो बहुत 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 ही अधिक मात्रा में होती है। अब इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का इस ऊर्जा को हम लोग भाप ऊर्जा में बनाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसमें जो ऊर्जा निकलती है इसका भाप बनाकर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में इसको हम लोग बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जरूरी बात है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिक के द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम होता है। हम लोग अभी बात कर चुके हैं जो मूल नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी ये नाभिकीय विखंडन में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो अंतर है मूल नाभिक के द्रव्यमान में और उत्पाद नाभिकों के योग के द्रव्यमान का अंतर एम है। और ये ऊर्जा ई में परिवर्तित होता है। इसके लिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ सी है जो प्रकाश की निर्वात में चाल है। प्रकाश की निर्वात में चाल यानी कि प्रकाश का चाल जो है वो है निर्वात में। और नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। हमारे देश में नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग अपने जो विद्युत आपूर्ति का वो बहुत कम ही उपयोग कर पाते हैं, जो कि बहुत सारे जगह पे है, जैसे तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, गुजरात केगा पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। लेकिन जो हमारा विद्युत का जरूरत है उसका ये मात्र 3% ही पूरा कर पाता है। लेकिन जो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं, जो औद्योगिकीकृत देश हैं, उसमें 30% से अधिक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा मदद करती है। अब नाभिकीय ऊर्जा में तो ऊर्जा बहुत विशाल मात्रा में निकलती है, लेकिन इसके कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ नुकसान है। तो सबसे पहला नुकसान है कि अगर एक बार हम लोग नाभिक का उपयोग कर लिए, अब इन नाभिकियों के ईंधन का भंडारण और निपटारा करना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि यूरेनियम है वो हानिकारक कणों में विकीर्ण होकर हानिकारक कणों में क्षयित होता है। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है कि इसका रख रखाव, जो भी ये नाभिकीय ऊर्जा का जो ईंधन है इसका रख रखाव बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या करता है, हानिकारक कणों को हानिकारक कणों में क्षयित होता है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो एक बार उसके ईंधन का रख रखाव मुश्किल है, एक बार इसका ईंधन का उपयोग कर लिए तो उसका 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 भंडारण
और उसका निपटारा भी बहुत मुश्किल है। नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण और निपटारा भी अगर उचित प्रकार से नहीं होगा तो इससे क्या होगा, पर्यावरण संदूषित हो सकता है। इसके अलावा इसमें नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी रहता है, और इसके प्रतिष्ठापन में इसका जो आरंभिक लागत मूल्य है वो बहुत ज्यादा है। आरंभिक लागत मूल्य बहुत ज्यादा है। पर्यावरण का संदूषण का प्रबल खतरा रहता है, और यूरेनियम की जो मात्रा है या जो भारी धातु है जिससे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो भी सीमित मात्रा में है। पहले पहले नाभिकीय विद्युत संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विनाश के कार्यों में किया जाता था, किसी हथियार बनाने में किया जाता था। और अभी है इसका उपयोग अब इसका उपयोग है ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है।